हेलो एवरीवन, आइए अब हम इंडियन पॉलिटी की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अगले टेस्ट पे आते हैं, यानी टेस्ट नंबर 23 पे आते हैं। आइए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। हु डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड द फंडामेंटल राइट्स एज द कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी किसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन की अंतरात्मा की आवाज कहा था? टी कृष्णमाचारी, के सी वेयर, ग्रैनविल ऑस्टिन या बी एन राव? सही जवाब है ग्रैनविल ऑस्टिन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Which article of the Constitution made it clear that these principles, the directive principles of the state policy, are fundamental in the governance of the country and it shall be duty of the state to apply these principles in making laws? यानी कौन से आर्टिकल ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर किया था कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के, ये फंडामेंटल हैं गवर्नेंस के लिए, यानी गवर्नेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेगी जब भी वो कानून बनाती है। आर्टिकल नंबर 36, 37, 38 या 39 सही जवाब है। तो सही जवाब है आर्टिकल नंबर 37। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 37 इस तरह से दिया हुआ है कि ये जो प्रोविजंस दिए हुए हैं पार्ट 4 में वो कैसे अप्लाई होंगे, और उसमें ये लिखा हुआ है कि स्टेट ही अप्लाई करेगा इसे, इन प्रिंसिपल्स को, जब भी वो लॉज बनाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर 1, आर्टिकल 39 says equal justice and free legal aid. Pair 2, article 42 says the participation of workers in management of the industries. And pair 3 is article 47A talks about protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife. यानी आर्टिकल 39 बात करता है इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की। आर्टिकल 42 अकॉर्डिंग टू पेयर 2 बात करता है पार्टिसिपेशन जो वर्कर्स का होगा मैनेजमेंट में इंडस्ट्रीज के। और 47A जो आर्टिकल है पेयर 3 के अनुसार वो बात करता है प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करने की। तो कौन से पेयर्स इनकरेक्टली मैच्ड है हमें ये बताना है। सही जवाब है ऑल, यानी सारे के सारे गलत मैच्ड हैं, क्योंकि आर्टिकल 39 ए बात करता है इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की, आर्टिकल 43 ए बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, और आर्टिकल 47 ए बात करता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच अमेंडमेंट एक्ट डिक्लेयर्ड दैट द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय एनेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। यानी कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट ने ये डिक्लेयर किया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी फंडामेंटल राइट छीन सकती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd या 44th? सही जवाब है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स का हनन कर सकें या वायलेट कर सकें या अब्रिज कर सकें, तो पार्लियामेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना के खुद को ये पावर दिया था कि वो फंडामेंटल राइट्स छीन सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। यानी हमें ये स्टेटमेंट्स कंसिडर करना है जो कि बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की। द इशू वाज रेज्ड इन चंपकम दोराईराजन केस ऑफ 1951। और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स द फॉर्मर वुड प्रिवेल। फॉर्मर मतलब द फंडामेंटल राइट्स विल बी प्रिवेलिंग। यानी जब भी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इन स्टेटमेंट्स के अनुसार, यानी स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि ये इशू उठाया गया था चंपकम दोराईराजन केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने, और स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो फंडामेंटल राइट्स को प्राथमिकता दी जाएगी। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन? तो सही जवाब है बोथ। स्टार्टिंग से ही फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता आया है और बीच बीच में ये मुद्दा उठाया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में ये कहा था कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
In which case, Supreme Court ruled that Parliament cannot take away or abridge any of the fundamental rights which are sacrosanct in nature. यानी दिए गए केसेस में से कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को छीन सके। पहला स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन केस, दूसरा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तीसरा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला और चौथा मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकती किसी से, जबकि पार्लियामेंट ने इसको ओवर रूल करने के लिए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया था, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। इसके बाद पार्लियामेंट के पास ये पावर आ गया था कि वो कोई भी फंडामेंटल राइट अब्रिज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाकर। और इसको जब सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन में लाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया और कहा कि हाँ, पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट ले सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, जो कि हम आगे देखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हमें कंसिडर करना है दिए गए पेयर्स को, यानी कंसिडरिंग द फॉलोइंग पेयर्स वी हैव टू पॉइंट आउट which of the pair is correctly matched. Pair 1. Part 14 says services under the union and the states. Part 16 is about special provisions relating to certain classes. And pair 3 says that part 19 is dealing with miscellaneous. यानी हमें बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। तो पहला पेयर जो दिया हुआ है पार्ट 14 बात करता है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। पेयर 2 ये कह रहा है कि पार्ट 16 डील करता है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, और पेयर 3 कहता है कि पार्ट 19 डील करता है मिसलेनियस से। तो सही जवाब कौन सा है? ऑल, यानी सारे के सारे करेक्टली मैच्ड हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 31C, यानी कौन से अमेंडमेंट एक्ट ने ये जो नया आर्टिकल था आर्टिकल 31C इसको इंसर्ट किया था? 24th अमेंडमेंट, 25th, 42nd या 44th? तो सही जवाब है 25th अमेंडमेंट ऑफ 1971। आगे आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे कि आर्टिकल 31C किस बारे में है, और इसके प्रीवियस टेस्ट में हमने देखा है कि आर्टिकल 31C किससे डील करता है। तो ये आया था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। स्टेटमेंट 1 सेज द फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिवली वर्डेड, and statement 2 says the directive principles are positively worded. Then which of the following statements are correct? यानी जो दिए गए स्टेटमेंट्स हैं फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, उन्हें हमें कंसिडर करके बताना है कि कौन सा सही है। स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स नेगेटिवली वर्डेड है, और स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉजिटिवली वर्डेड है। तो सही जवाब है बोथ, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे नेगेटिवली वर्डेड है क्योंकि ये एक तरह का रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं स्टेट पे, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक तरह का उनको पावर देते हैं कि वो लॉज बनाएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज द प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950, एंड स्टेटमेंट 2 says that planning commission was replaced by a new body called नीति आयोग in 2015। यानी दिए गए स्टेटमेंट्स को हम कंसिडर करना है। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था 1950 में, और स्टेटमेंट 2 ये कहता है कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया था नई बॉडी जो थी नीति आयोग 2015 में। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है इसमें? बोथ, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था ताकि पॉलिसीज बनाई जा सके, जिससे कि हम दिए गए चैलेंजेस जो भी थे उस टाइम के उनको फेस कर सकें और प्रोग्रेस कर पाएँ। हालांकि 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को एस्टेब्लिश किया गया था। आई होप आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी। बाकी आगे कोई क्वेरी या सजेशन तो हमें जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।